नमस्कार, मैं आरती शर्मा और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है इंदौर रेंज के आईजी अनुराग जी, जिनसे आज हम कई मुद्दों पर चर्चा करेंगे और ये बताएंगे कि किस तरह की चुनौतियाँ इस प्रोफ़ेशन में होती है और किस तरह ग्रामीण अंचल में क्या कुछ देखने को मिलता है। सर, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। तो सर, पहले तो आप ये बताइए कि कैसा रहा अब तक का आपका सफ़र? कैसे आपने फैसला लिया कि आपको इस फ़ील्ड में आना है? अ, इस बार इस मामले में मतलब जॉब में इसमें आना है ऐसा तो कभी मैंने सोचा नहीं था। हाँ, मतलब ये था कि सिविल सर्विसेज़ में जाना है तो उसके लिए हमने तैयारी की थी और दिल्ली में हमने इसकी तैयारी की है। वहाँ पे हमारे ग्रुप हुआ करते थे। हमारे सीनियर्स जो होते थे उनसे भी हमें मोटिवेशन मिला था। अपने साथ वाले भी लोग बहुत सारे लोग सेलेक्ट हुए थे। और इसमें इस तरह के जॉब में एक ये रहता था कि हमारे पास बहुत कुछ करने के लिए रहता है लोगों के लिए कि ख़ास तौर पे कि हम हुँ। कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं देश के लिए भी सोसाइटी के लिए भी। तो वो एक था और साथ में इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें रहती है जिसमें आपका एक्सपोज़र भी काफ़ी अच्छा रहता है। तो इसलिए हमने इस सर्विस को इस तरह से सेलेक्ट किया था कि हम इस तरह की सर्विस में जाएँगे। क्योंकि इस तरह की सर्विस में बहुत अलग-अलग पड़ाव होते हैं, तो क्या कुछ अलग सीखने को मिला? अ, क्योंकि हर एक केस से एक नया कुछ जुड़ा होता है। पुलिस प्रोफ़ेशन में आने के बाद तो हमारी एक ट्रेनिंग होती है क्योंकि जिस समय हम सर्विस में आते हैं तो हमें हुँ। मालूम नहीं होता है कि हम क्या करना है, हमें उस सर्विस में हमें क्या काम है मेरा, क्या करना है। तो हमारी ट्रेनिंग होती है, तो हमारी ट्रेनिंग हैदराबाद में हुई थी, एनपीए में, नेशनल पुलिस अकेडमी है हैदराबाद में। और उस ट्रेनिंग के बाद फिर हमने हमारी फ़ील्ड ट्रेनिंग हुई, फ़ील्ड ट्रेनिंग में हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी। फिर उसके बाद जब हम लोग सर्विस में फ़ील्ड में आए, तो वहाँ पे बहुत अलग-अलग तरह की चैलेंजेज़ आए। पहले छोटे डिस्ट्रिक्ट में पोस्टिंग हुई थी, फिर बड़े डिस्ट्रिक्ट में हमने चार्ज लिया था। अपने सीनियर से सीखा, अपने जो जूनियर्स जो हमारे होते हैं उनसे भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। अलग-अलग तरीके की चीज़ें हमने सीखी, अलग-अलग जगह काम किए जहाँ अलग-अलग तरीके के चैलेंजेज़ होते थे। क्योंकि तो उसको ग्रामीण अंचल में अपने आप में एक चुनौती होती है कि जैसे इंदौर से कई सीमावर्ती राज्य ऐसे लगते हैं, ज़िले ऐसे लगते हैं जहाँ पे ड्रग्स तस्करी बहुत ज़्यादा चलती है, तो उसके लिए क्या कुछ पुलिस कर रही है वो? ड्रग्स का जो है वो एक बड़ा चैलेंज है। आज के समय में ड्रग्स इसलिए चैलेंज है कि ये एक जनरेशन को ख़राब कर रहा है और काफ़ी लोग धीरे-धीरे इसकी संख्या भी बढ़ रही है। और इसमें जो अपराधी रहते हैं उनको ईज़ी मनी मिलता है, इस कारण से वो इसमें इन्वॉल्व रहते हैं। शहर में जितना प्रॉब्लम है उतना प्रॉब्लम ग्रामीण अंचल में नहीं है, लेकिन है वहाँ भी प्रॉब्लम। तो हम लोग इसमें अवेयरनेस सबसे इम्पोर्टेंट है। ड्रग्स के मामले में अगर हम लोगों को अवेयर करते हैं, बच्चों को अवेयर करते हैं स्कूल में, कॉलेजेस में वो एक पार्ट है जो हम लोग लगातार करते रहते हैं, हर जगह करते हैं और इसका अभियान भी चलाते हैं। दूसरा पार्ट आता है इसका एनफोर्समेंट। अगर कोई गलत काम करता है तो हम उसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। तो उसमें हम लोग लगातार कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले एक अभियान भी चलाया था 2 वीक का, जिसमें ग्रामीण अंचलों में मुख्य रूप से हमारे ग्रामीण अंचल में जो होता है, जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उसमें गांजे की खेती लोग करते हैं, तो उसमें हमने काफ़ी बड़ी मात्रा में गांजे की खेती में करने वाला अवैध रूप से खेती करने वाले जो लोग थे, उनको पकड़ा। कभी-कभी जो गांजा होता है, वो सूखा गांजा भी आता है और दूसरे फॉर्म में भी कई सारे ड्रग्स आने लगे हैं। सूचना मिलने पे हम उनके विरुद्ध कार्रवाई करते हैं, पकड़ते हैं, उनको सज़ा दिलवाने का प्रयास करते हैं, उनके नेटवर्क को हम ध्वस्त करने का ट्राई करते हैं। कभी-कभी चीज़ें ऐसी होती है कि हमें वो सिर्फ़ हमारे एरिया से लिमिटेड नहीं होता है, बाहर से भी चीज़ें आती हैं, तो वो सारी चीज़ों पे ध्यान देते हैं। एक तो अवेयरनेस हो गया, दूसरा एनफोर्समेंट और उसके नेटवर्क को तोड़ने की कोशिश करते क्योंकि अगर शहरों की बात की जाए तो लोगों को पता होता है कि जिस तरह से आजकल साइबर फ्रॉड होता जा रहा है, डिजिटल अरेस्टिंग, बट ग्रामीण में कई लोग इस चीज से अनभिज्ञ है। वहाँ नेट तो है बट वो उतने जागरूक नहीं है। तो जो डिजिटल अरेस्ट या फिर धोखाधड़ी के मामले होते हैं, उसको किस तरह से वहाँ के लोगों को जागरूक किया जाता है? हैं। जिस तरह से एनडीपीएस वाले मामले में मैंने अवेयरनेस की बात की, वैसे ही साइबर में भी अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। साइबर क्राइम आज से 15 साल, 20 साल पहले जो था उसका स्वरूप बिल्कुल बदल गया है और आने वाले समय में इसके और भी स्वरूप बदलेंगे। तो टाइम टू टाइम बीच-बीच में अवेयरनेस प्रोग्राम चलाना बहुत ज़रूरी रहता है और जब भी हम लोग अवेयरनेस का कोई भी कार्यक्रम चलाते हैं तो साथ में ही ये सभी चीज़ें इंक्लूड करते हैं।
ऐसा नहीं होता है कि केवल हमने एनडीपीएस का अवेयरनेस किया, एनडीपीएस का अगर कर रहे हैं, ड्रग्स का कर रहे हैं, तो साथ में हम साइबर का भी अवेयरनेस चलाते हैं। तो लोगों को जागरूक कर रहे हैं, जितनी अधिक जागरूकता रहेगी, जितना अधिक नॉलेज रहेगा, उतना अधिक लोग इससे बच पाएंगे। दूसरा पार्ट ये होता है कि इसमें भी इन्फोर्समेंट की बात होती है। अब हमने जो एक अपने 8 डिस्ट्रिक्ट में अभी जो हमने किया है कि सभी थाने में कुछ अच्छे कांस्टेबल या हेड कांस्टेबल स्तर के जो लड़के हैं या फिर उससे सीनियर भी हैं जिनका इंटरेस्ट है, उनको हमने ट्रेनिंग दिलवाई है, ताकि अगर साइबर फ्रॉड से रिलेटेड या फाइनेंशियल फ्रॉड से रिलेटेड कोई भी मामले आए, उसके लिए कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थाने स्तर पे भी उसको हम एंटरटेन कर सकेंगे, उनको हम किसी न किसी रूप में रिलीफ पहुंचा सकेंगे। डिजिटल अरेस्ट सच में कुछ होता है या फिर मतलब? नहीं, ये तो मैंने कई हाँ, बार क्योंकि आपने कई बार बोला है कि डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, हाँ, मैंने कई इसीलिए। बार इस चीज़ को बोला भी है कि डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। कोई अरेस्ट ऐसा नहीं होता है जो डिजिटली आपको कर सकता है, और जब भी अरेस्ट करती है पुलिस, तो वो फिजिकल फॉर्म में ही अरेस्टिंग होती है और उसका एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है, प्रोसेस होता है। कोई किसी स्क्रीन पे आके आपको अरेस्ट नहीं कर सकता। अगर कोई ऐसा कर रहा है, तो बेझिझक मैं इस प्लेटफॉर्म से बताना चाहूँगा कि वो कोई ना कोई फ्रॉडस्टर है, कोई बदमाश है, जो आपको परेशान कर रहा है, आपसे गलत तरीके से पैसे आपके अकाउंट से लेने का प्रयास कर रहा है, तो आप उससे बिल्कुल नहीं डरें। और जब भी ये चीज़ें आती है आपके पास कि कोई आपकी चीज़ों को बता के, या ईडी के नाम पे या सीबीआई के नाम पे या इनकम टैक्स के नाम पे या किसी और पुलिस के नाम पे आपको डराने की कोशिश करते हैं, किसी मोबाइल के माध्यम से या फिर कोई इंटरनेट पे या कांटेक्ट करके आपसे बात करता है, तो आप उसको ये 2 मिनट के लिए, 1 सेकंड के लिए, 2 सेकंड के लिए ज़रूर सोचें कि ये कुछ तो गलत है। थोड़ी देर सोचने के बाद आप उस पर फिर आप सोचें कि ये इस तरह की कोई अरेस्ट नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। पर आप इसके इमीडिएटली शिकार सबसे ज्यादा वो लोग हुए हैं जो वेल एजुकेटेड होते हैं, सबसे ज्यादा। ये ऐसा होना नहीं चाहिए, जबकि जो आपको इतना अवेयरनेस है, कितने तरीके के मीडिया में आया हुआ है, पेपर में आता है, चैनल्स पे ये आता है, तो मेरा तो यही कहना है कि अगर इस तरह की कोई चीज़ें होती है, तो आप इमीडिएटली आप उसको एंटरटेन नहीं करें, आप पुलिस को इन्फॉर्म करें और उसके विरुद्ध निश्चित रूप से पुलिस कार्रवाई की, क्योंकि कुछ आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे भी मामले आए हैं कि ये जो फ्रॉडस्टर होते हैं, उनको पता नहीं होता है कि सामने वाला किस प्रोफेशन में है, तो किसी पुलिस वाले को भी वो कॉल कर देते हैं। हाँ, जैसे अभी रिसेंटली में शायद किया था तो उन्होंने। पुलिस वाले तो अवेयर है इस मामले में, तो हम्म। जैसे ही आप उनको कॉल किया तो उनको पता चल गया पुलिस वाले ने, तो पुलिस ने भी उनके बहुत सारी चीज़ें पता करने की, जब उनको लग गया कि ये पुलिस वाले हैं, तो फिर उन्होंने वो बंद कर दिया। बंद कर दिया। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इससे डरने की ज़रूरत नहीं है, इसके बारे में सोचने की ज़रूरत है, और आसपास के लोगों को भी अवेयर करने की ज़रूरत है कि डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। क्राइम सिकलिकर को समाप्त करने के लिए आपने एक अभियान चलाया था, कितना सफल रहा वो अभी तक? ये लगातार चल रहा है। अभी पिछले 1 हफ्ते में मैं बता सकता हूँ कि 3 डिस्ट्रिक्ट में हमने लगभग 25 से 30 आर्म्स, इलीगल आर्म्स को पकड़े हैं, और लगभग 7-8 आरोपियों को हम लोग पकड़ चुके हैं इसमें। इसमें बाहर से भी कुछ लोग आते हैं जो इसको खरीदने आते हैं, यहाँ बनाने वाले को भी पकड़ा है। धार में एक अच्छी कार्रवाई हुई थी, अभी खरगोन में अच्छी कार्रवाई हुई थी, कल ही बुरहानपुर में भी कार्रवाई हो रही है। और ये चूँकि बहुत मुश्किल होता है इसके बारे में इन्फॉर्मेशन जनरेट करना, तो हम इंट बेस्ड कार्रवाई होती है, इंटेलिजेंस हम इसको कलेक्ट करते हैं, फिर उस पे हम वर्क करके फिर उस पे कार्रवाई करते हैं। तो ये इन्फोर्समेंट वाला पार्ट है हमारा, ये काम हमारा लगातार चलता आ रहा है, और इस साल हमने काफ़ी सारी कार्रवाई की है। लगभग 700 से अधिक इलीगल वेपन्स अभी तक हम लोगों ने जब्त किए हैं। लगभग 300 से अधिक आरोपियों को हमने अरेस्ट किया है। हम इसका एक अलग से हिस्ट्री भी बना रहे हैं कि कौन लोग पुराने लोग हैं जो लगातार इसी तरह के क्राइम में इन्वॉल्व हैं, ताकि उस पे विशेष रूप से नज़र रखी जाए और उसके नेटवर्क को पूरी तरह से समाप्त किया जा सके। अगर देखा जाए तो झाबुआ अलीराजपुर में धार्मिक उन्माद बहुत ज्यादा देखने को मिलता है कि कन्वर्ट करना और जाति में, तो इन सब चीजों के लिए क्या कुछ कर रही है पुलिस? इसके लिए हमारे पास एक एक्ट है, धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम एक्ट है। अगर कोई इस प्रकार की गलत काम करता है, इस प्रकार की कोई भी हरकत करता है, कोई शिकायत आती है, हम उसमें इमीडिएटली एक्शन लेते हैं, और एक्शन लेके उस व्यक्ति को अरेस्ट करते हैं।
इस तरह की चीज़ें कभी-कभी आती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत बड़े स्तर पे हो रहा है और पुलिस इसमें हम हमेशा सजग है। हमारे पास किसी भी प्रकार का इन्फॉर्मेशन आता है या तो वो व्यक्ति जिसको अप्रोच किया जा रहा है या आस-पास के भी कोई व्यक्ति अगर हमको बताते हैं, तो हम इमीडिएटली एक्शन मोड में आ जाते हैं। क्योंकि देखा जाए तो ग्रामीणों में थानों की संख्या कम है और शायद पुलिस बल भी कम है और आबादी बहुत ज़्यादा है, तो कैसे आप मैनेज करते हैं चीज़ों को? पुलिस बल जो सैंक्शन है उसमें अभी थोड़ी कमी है, अभी उसकी भर्ती भी हो रही है तो कुछ और हमारे पास पुलिस बल आ जाएँगे। लेकिन बल कम होने के कारण ऐसा नहीं है कि हम काम हमारा सफ़र हो, हमें एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है। अगर हमें 12 घंटे काम करना चाहिए तो हमें उसे बढ़ा के 15-16 घंटे काम लेते हैं। कोई भी चैलेंजेज़ आते हैं उसको हम लोग एंटरटेन करते हैं, कोई भी बड़ी क्राइम होती है, हीनियस क्राइम होता है, उसको हम लोग इमीडिएटली डिटेक्ट करते हैं। कुछ अधिक काम करना पड़ सकता है, थोड़ा-सा एक्स्ट्रा वर्क हमें करना पड़ता है, तो हम लोग उस हिसाब से उसको मैनेज करते हैं। क्योंकि आपकी नज़र में ग्रामीण क्षेत्रों में पब्लिक और पुलिस का कैसा रिलेशन, मतलब क्या कुछ कदम आप उठाते हैं? क्योंकि कहीं न कहीं लोग डरते हैं ना कि अरे हम पुलिस तक क्यों जाएँ? क्योंकि ग्रामीणों में पुलिस बहुत बड़ी ऐसी चीज़ होती है, तो वो अपने स्तर पे छोटे-छोटे क्राइम करते रहते हैं, तो उसके लिए क्या कुछ कदम होते हैं? पुलिस का और जनता का संवाद बना रहना चाहिए और हमेशा ये नहीं देखना चाहिए कि अगर पुलिस आ रही है तो किसी क्राइम के लिए आ रही है, क्योंकि हम इतने हुँ, सारे अवेयरनेस प्रोग्राम भी चलाते हैं। जब अवेयरनेस प्रोग्राम पुलिस चलाती है तो ये पुलिस का एक पॉजिटिव साइड भी है कि हम सिर्फ क्राइम का ही काम नहीं करते हैं, क्राइम को के बारे में लोगों को अवेयर भी करते हैं। तो जो भी अगर कोई व्यक्ति पुलिस के पास आता है, तो हमने सभी जगह जब भी मैं मीटिंग में जाता हूँ, तो मैं यही बोलता हूँ कि पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जनता से संवाद करना चाहिए। जनता के साथ कभी भी गलत व्यवहार नहीं हो, इसका ध्यान रखना चाहिए। बदमाशों के प्रति जो है वो हमारा कठोर रूप होना चाहिए, उसमें एक पुलिस का एक डर हो और आम जनता जो है वो उसको ऐसा लगना चाहिए कि पुलिस मदद के लिए आएगी, मदद करेगी, कोई बदमाशी नहीं हो। इस चीज़ पे हम विशेष रूप से ध्यान देते हैं। अगर कोई पुलिसकर्मी गलत व्यवहार करता है या गलत तरीके से या फिर कोई बदमाशी करता है तो फिर हमारे पास डिसिप्लिनरी एक्शन होता है, हम उसके तहत उस पे कार्रवाई करते हैं। सर आप सीबीआई के लिए भी काम कर चुके हैं, तो आपका तब का एक्सपीरियंस कैसा रहा? थोड़ा-सा शेयर करना चाहेंगे? सीबीआई में हाँ, मैं 5 साल हुँ, सीबीआई में दिल्ली में मैंने काम किया है, सेंट्रल हुँ, डेपुटेशन में मैं गया था और बहुत ही प्रोफ़ेशनल ऑर्गेनाइज़ेशन है ये और इन्वेस्टिगेशन की चीज़ों पे ही वो काम करती है और बड़े-बड़े इन्वेस्टिगेशन करती है, हर तरह की इन्वेस्टिगेशन करते हैं। इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड और ट्रायल से रिलेटेड जो चीज़ें होती है वो काफ़ी कुछ सीखने को मिला। कोई भी अगर ऐसे प्रोफ़ेशनल ऑर्गेनाइज़ेशन में आप हुँ, काम करेंगे तो उसकी चीज़ उससे आपको बेनिफिट बहुत होता है। जो बेनिफिट जो हम वहाँ से सीख के आते हैं वो फिर हमें यहाँ पे फ़ील्ड में जब हम काम करते हैं, हुँ। तो उसमें बहुत मदद मिलती है। उसमें नीचे के लोगों को गाइड करने में बताने में, नई चीज़ें क्या हो रही है, क्या जो चीज़ें यहाँ नहीं कर पा रहे हैं, वो उसको कैसे करना चाहिए। बहुत सारी चीज़ों का अनुभव हमें सीबीआई में मुझे मिला, तो जो उसको मैं ट्राई करता हूँ कि जब भी ज़रूरत पड़ती है, तो मैं यहाँ के लोगों को भी उसमें तो फ़ीड अगर दोनों का कंपैरिज़न किया जाए तो आपको क्या सबसे अच्छा लगा था? तब सीबीआई में होना या आज लोगों नहीं, ऐसा नहीं है एक्चुअली सीबीआई में क्या है कि डेपुटेशन में आप जाते हैं, वो ऐसा नहीं है कि वहाँ पे परमानेंटली आप वहाँ काम करोगे, कुछ समय के लिए आप जाते हैं, फिर आपको वापस अपने कैडर में आना पड़ता है। हुँ, तो अब जब हमारा टाइम खत्म हो गया तो हम यहाँ वापस आ गए और उसका जो उससे वहाँ जो हमने सीखा था वो हम यहाँ पे इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, इसको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोनों है, वो है तो पुलिस का ऑर्गेनाइज़ेशन हुँ, दोनों जगह वहाँ का नेचर डिफरेंट है, इसका नेचर डिफरेंट है। ये लॉ एंड ऑर्डर भी हम यहाँ डील करते हैं, वहाँ केवल इन्वेस्टिगेशन डील करते हैं। तो दोनों जगह अगर हम काम करते हैं तो आप प्रोफ़ेशनली आप कंप्लीटली आप उससे बेनिफिट होते हो। तो पुलिस को हर तरह की चीज़ें को जानकारी होनी चाहिए, सभी चीज़ तो दोनों का अलग-अलग नेचर है, दोनों जगह अच्छा लगता है। पुलिस की जॉब 24/7 ड्यू होती है, तो वर्क लाइफ़ और पर्सनल लाइफ़ को आप कैसे बैलेंस कर पाते हैं? क्योंकि ये बड़ा टास्क होता है। पुलिस की जॉब जो होता है वो थोड़ा-सा स्ट्रेसफुल रहता है और क्योंकि हमारे पास जो भी केसेज़ आते हैं, वो हुँ, अगर सीरियस नेचर के आते हैं तो
लोगों की ये उम्मीद रहती है कि जल्दी से जल्दी इसका हम डिटेक्शन करें, अपराधियों को पकड़ पाएँ। तो अगर कोई बहुत ऐसे सीरियस टाइप की चीज़ आती है तो उस समय हमारा वर्क थोड़ा-सा बढ़ जाता है और उसमें फिर हम टीम के रूप में काम करते हैं। तो थोड़ा-सा कभी-कभी चैलेंजेज़ आते हैं वर्क लाइफ बैलेंसिंग में, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम नहीं कर पाते हैं। अ, थोड़े चैलेंजेस के साथ और जब मौका मिलता है तो फैमिली का भी ध्यान रखना, प्रोफ़ेशनल रिक्वायरमेंट डिफरेंट है और पर्सनल रिक्वायरमेंट डिफरेंट है, दोनों के बीच में बैलेंस बना के चलना पड़ता है। बहुत-बहुत शुक्रिया सर कि आप स्टूडियो में आए और आपने दर्शकों को इतनी अच्छी-अच्छी जानकारियाँ साझा की और सारे सवालों का बड़ी संजीदगी से जवाब दिया। बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू।